प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर भूपेंद्र सिंह शेट्टी और इस समय मैं राजकीय इंटर कॉलेज कुंडीपुरा जनपद बिजनौर में कार्यरत हूं। और आज हम शुरू करने वाले हैं अध्याय 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स अर्थात ठोसों के यांत्रिक गुण। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं निम्नलिखित टॉपिक, जिसमें सबसे पहले दृढ़ पिंड यानी कि रिजिड बॉडी क्या होती है और कौन कौन सी रिजिड बॉडी होती है। नंबर 2, विरूपक बल यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स, ये कैसे काम करता है। नंबर 3, प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी, ये प्रत्यास्थता का जो गुण है वो वस्तुओं में क्या होता है। नंबर 4, प्रत्यास्थ व्यवहार या प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं के प्रकार। नंबर 5, प्रत्यास्थता की सीमा यानी कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। और अंत में हम पढ़ेंगे ठोसों का प्रत्यास्थ व्यवहार यानी कि स्प्रिंग मॉडल के आधार पर हम प्रत्यास्थता की गुणात्मक व्याख्या करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम दृढ़ पिंड से। चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम था कणों के निकाय तथा घूर्णन गति, उसके अंदर सबसे पहले हमने एक परिभाषा पढ़ी थी दृढ़ पिंड की। तो आगे बढ़ने से पहले आइए हम जल्दी से देख लेते हैं कि यह दृढ़ पिंड होता क्या है। जैसा कि आपको पता ही है, इस दृढ़ का मतलब होता है कठोर और पिंड का मतलब होता है वस्तुएं यानी कि कठोर वस्तुएं। अगर आप अपने चारों ओर नजर कर दौड़ाकर देखें तो हमारे चारों ओर कहीं पर आपको लकड़ी का ठोस टुकड़ा दिखाई देगा, कहीं पर ईंट, कहीं पर पत्थर, ऐसे ही बहुत सारी कठोर वस्तुएं आपको दिखाई देंगी। और उसमें आप गौर करेंगे कि इन वस्तुओं की आकृति और जो आकार होता है वो निश्चित होता है, यानी कि कठोर वस्तुओं का आकार और आकृति निश्चित होती है। ये तो हो जाता है एक साधारण सा सेंटेंस। अब आइए इस सेंटेंस में हम थोड़ा सा विज्ञान का तड़का लगा लेते हैं। चित्र में आपको ये जो गोल वस्तु लाल रंग की दिखाई दे रही है, मान लेते हैं ये कोई दृढ़ पिंड है। और हमें पता है कि प्रत्येक दृढ़ पिंड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मान लेते हैं एक कण है ये, इसको नाम दे देते हैं हम 1, और यहां पर एक कोई दूसरा कण मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम 2। अगर इन दोनों कणों के बीच की दूरी को हम r मान लें, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है r, और अगर मैं इस वस्तु पर कोई बल लगाता हूं, मान लीजिए मैं इधर से इस वस्तु पर कोई बल लगा रहा हूं, इसको मैं नाम लिख रहा हूं ये है F, और मैं इस दूसरी तरफ से भी कोई वस्तु पर बल लगा रहा हूं, इसको भी नाम दे देता हूं मैं F। यानी कि इस दृढ़ वस्तु पर हम 2 बल लगा रहे हैं, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। लेकिन चूंकि ये एक दृढ़ पिंड है तो इसकी जो आकृति है और जो इसका आकार है वो नहीं बदलेगा। और अगर नहीं बदलेगा तो ये जो बिंदु नंबर 1 है और बिंदु नंबर 2 है, इन पर जो कण रखे थे उनकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अर्थात जो दृढ़ पिंड होते हैं उनके कणों के बीच में बल लगाने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उनके बीच की जो दूरी है वो निश्चित बनी रहती है। इस प्रकार हम दृढ़ पिंडों को परिभाषित कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनकी अपनी एक निश्चित आकृति एवं आकार होता है तथा उन पर अगर हम बाह्य बल लगाते हैं तो उसके कणों के बीच में जो सापेक्ष दूरी होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसी वस्तुओं को हम दृढ़ वस्तुएं या रिजिड बॉडीज कहते हैं। दृढ़ पिंडों पर बल लगाना और उनकी आकृति और आकार में कोई परिवर्तन ना होना, यह मात्र एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि प्योर सैद्धांतिक परिकल्पना है। परंतु हमारे दैनिक जीवन में ऐसे पदार्थ असल में नहीं होते हैं।
इस बात को हम कुछ वस्तुओं के साथ प्रयोग करके समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई बॉल है और इस बॉल को हम दोनों तरफ से बल लगाकर इस पर थोड़ा सा दबाव डालते हैं। अगर हम इस बॉल को दबाते हैं तो क्या होगा? इसके आकार में परिवर्तन हो गया, इसका रूप बदल गया। अब आप कहेंगे कि ये जो बॉल है वो तो रबर की है और रबर की बॉल को अगर हम दबाते हैं तो उसका आकार आसानी से बदल जाता है। अब स्टील इससे बहुत ज्यादा कठोर होता है। स्टील के आकार में और आकृति में अगर परिवर्तन करके बताएं तो हम जाने। तो चलिए हम देख लेते हैं स्टील के लिए भी। मान लेते हैं हमारे पास कोई ये स्टील का एक स्प्रिंग है। अगर मैं स्टील के इस स्प्रिंग पर दोनों हाथों से अलग अलग दिशा में बल लगाकर देखता हूं तो इसकी आकार में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि इसके अंदर विस्तार हो जाता है। अब कुछ बच्चों के मन में यह प्रश्न भी आ रहा होगा कि हमें इतना नादान समझा है कि ये तो स्प्रिंग की एक विशेष आकृति थी, इसलिए खींचने से इसके अंदर एक विस्तार हो गया, इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। अगर इसकी जगह रॉड होती तो चलिए हम रॉड को भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई स्टील की रॉड है, हमने आधे रंग से दूसरे कलर कर रखी है, आधी हमने रेड कलर से कलर कर रखी है। अगर मैं इस रॉड पर दोनों तरफ से थोड़ा सा बल लगाऊं तो आपने देखा बल लगाने पर इस सॉलिड रॉड के आकार में भी परिवर्तन हो गया, यानी कि रॉड को अगर हम दोनों साइड से बल लगाकर मोड़ने की कोशिश करते हैं तो आसानी से मुड़ जाती है। अगर मोटी रॉड होगी तो हमें बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, अगर रॉड पतली है तो कम बल से भी काम चल जाएगा। और अंत में हम आते हैं धातु से बने एक गोल पाइप पर, या हम कह सकते हैं किसी बेलन पर। अगर हम इस बेलन पर दोनों तरफ से बल लगाकर इसको ऐंठ देते हैं या कह लेते हैं इसको मरोड़ देते हैं तो इसके आकार में अभी भी परिवर्तन हो जाता है। अगर ये बेलन मोटा है तो हमें ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। अगर हम किसी तार की बात कर लेते हैं तो तार चूंकि पतला होता है उसको ऐंठना बहुत आसान होता है, लेकिन बना तो होता है धातु से ही या किसी दृढ़ पिंड से ही। इसका मतलब साफ है, हमने देखा कि अगर हम किसी बॉल को बल लगाकर थोड़ा सा दबा दें, स्प्रिंग पर थोड़ा सा बल लगाकर हम उसको खींच दें, किसी रॉड पर हम थोड़ा सा बल लगाकर उसको मोड़ सकते हैं और अंत में किसी पाइप पर या जो बेलनाकार रॉड होती है उस पर बल लगाकर हम उसको ऐंठ सकते हैं। आपने इन चारों उदाहरणों के माध्यम से देखा कि यदि हम किसी दृढ़ पिंड पर दबाव डालते हैं, खींचते हैं, मोड़ते हैं या ऐंठ देते हैं तो इनके आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है, या ये कह लीजिए कि ये विकृत हो जाते हैं। यानी कि इन चारों वस्तुओं पर हमने जो बल लगाया है जिसके कारण इन चारों वस्तुओं के रूप में परिवर्तन हो गया है, तो इस बल को जिसने इन वस्तुओं के रूप में परिवर्तन कर दिया है, इस बल को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स या कहते हैं विरूपक बल। किसी भी वस्तु पर लगाया गया वह बाह्य बल जो वस्तु की आकृति, आकार अथवा स्थिति में परिवर्तन कर देता है विरूपक बल कहलाता है। इसे हम इंग्लिश में डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहते हैं। अगर हम इन चारों वस्तुओं पर लगाया गया बाह्य बल जिसे हम विरूपक बल भी कहते हैं, अगर इसको हम हटा देते हैं तो क्या होगा? निश्चित रूप से आप सोच रहे होंगे कि ये जो सारी वस्तुएं हैं अपने पूर्व अवस्था में वापस आ जाएंगी, और यही जवाब बिल्कुल सही है। अगर हम विरूपक बल इन चारों वस्तुओं से हटा देते हैं तो ये वस्तुएं या तो अपने पूर्व अवस्था में आ जाएंगी या आने का प्रयास करेंगी। अब इन वस्तुओं के अंदर ये जो खास गुण है, इस खास गुण को हम कहते हैं प्रत्यास्थता। तो जल्दी से
प्रत्यास्थता को परिभाषित कर लेते हैं। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है अथवा प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, इस गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं इलास्टिसिटी। जिन वस्तुओं में ये प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है उन वस्तुओं को हम प्रत्यास्थ वस्तुएं या इलास्टिक बॉडी कहते हैं। वस्तुओं पर लगाए गए विरूपक बल या बाह्य बल को वस्तुओं से हटा लेने के बाद वस्तुओं का अपनी पूर्व अवस्था में आने की जो क्रिया है जिसे हम प्रत्यास्थता कहते हैं, प्रत्यास्थता के आधार पर हम वस्तुओं को मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। यानी कि प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला पूर्ण प्रत्यास्थ, इसे इंग्लिश में कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, और नंबर दो होता है पूर्ण अप्रत्यास्थ और इसे इंग्लिश में कहते हैं हम परफेक्टली प्लास्टिक। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं वस्तुओं के प्रकार के बारे में। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, पूर्ण प्रत्यास्थ यानी कि ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती हैं, इन वस्तुओं को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है कि आदर्श दृढ़ पिंड नहीं होता है, उसी प्रकार से पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड भी नहीं होता है। यानी कि अगर हम विरूपक बल किसी वस्तु पर लगाते हैं तो वो पूर्ण रूप से अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं करता, उसमें थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम हाथी दांत को और क्वार्ट्ज को पूर्ण प्रत्यास्थ मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था की ओर लौटने का प्रयत्न नहीं करती हैं तथा स्थायी रूप से अपनी विरूपित अवस्था में ही बनी रहती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ या पूर्ण सुघट्य वस्तुएं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, यदि कोई वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं हो सकती तो इसी प्रकार से कोई भी वस्तु पूर्ण अप्रत्यास्थ भी नहीं हो सकती। वो थोड़ा बहुत प्रयास जरूर करेगी अपनी पूर्व अवस्था में आने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम पिघले हुए मोम और जो गीली मिट्टी होती है, हम सीमेंट को भी मान सकते हैं। इन दोनों वस्तुओं को हम पूर्ण अप्रत्यास्थ वस्तुएं मान सकते हैं। यदि हम किसी स्प्रिंग और रबर बैंड पर बाह्य बल, जिसे हम विरूपक बल भी कहते हैं, वो बढ़ाते चले जाएं, तो क्या होगा? उसकी लंबाई में भी लगातार वृद्धि होती चली जाएगी। और यदि हम इनको छोड़ देते हैं तो ये अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती हैं। और ये किस गुण के कारण होता है? वो होता है इन वस्तुओं के अंदर पाए जाने वाले प्रत्यास्थता के गुण के कारण। लेकिन यदि हम इस प्रतिबल को बढ़ाते ही चले जाएं, तो क्या हमेशा ये स्प्रिंग और ये जो रबर है वो हमेशा अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाएंगे? तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ये हमेशा वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हर चीज की एक हद होती है। एक निश्चित प्रतिबल के बाद इनका जो प्रत्यास्थता का गुण है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ सकते हैं। अब इसी हद या लिमिट कह लीजिए, इस लिमिट को ही हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। चलिए जल्दी से इसे भी परिभाषित कर लेते हैं। विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके लिए किसी वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है और जिसके बाद वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, उस वस्तु के पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। अब इस प्रत्यास्थता की सीमा को हम एक प्रयोग के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं।
मान लेते हैं ये हमारे पास कोई तार है। ये आप किसी भी धातु का ले सकते हैं या आप रबर का भी ले सकते हैं। और इस तार की जो प्रारंभिक लंबाई है वो हम मान लेते हैं वो है L। अगर मैं इस तार पर कोई वजन लटका देता हूं, अगर ये वजन बहुत छोटा सा है तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। और अगर मैं इस बल को हटा देता हूं तो यह जो तार है वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण होता है। लेकिन अगर मैं इस तार पर एक ऐसा वजन लटकाऊं जिसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो, तो ये तार की लंबाई लगातार बढ़ती चली जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो तार है वो स्थायी रूप से विकृत हो जाएगा या हो सकता है वो टूट जाए। अर्थात यदि हम किसी वस्तु पर आवश्यकता से अधिक एक विरूपक बल लगा देते हैं तो उस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसी को हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं। शुरुआत में जब पदार्थ पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, यानी कि F बराबर 0 होता है, कोई भी विरूपक बल इस पर नहीं लगता है, उस समय ये पदार्थ अपनी साम्यावस्था में होता है। परंतु जैसे ही हम इस पर बाह्य बल लगाते हैं तो तुरंत इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। अब इस आकृति में परिवर्तन के कारण जो पदार्थ के अणु होते हैं वो अपने स्थान से थोड़े बहुत विस्थापित हो जाते हैं। और जब ये अणु अपने स्थान से विस्थापित होते हैं तो इस स्प्रिंग या पदार्थ के अंदर एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जिसकी दिशा बाह्य बल के तो विपरीत होती है और इसका मान इस बाह्य बल के ठीक बराबर होता है। इस बल को हम नाम देते हैं अंतरा आणविक बल या कहते हैं इसे प्रत्यानयन बल। आकार अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण जो अणुओं के बीच में ये आणविक बल है या इंटर एटॉमिक फोर्स है, इसको समझने के लिए हमें इस पदार्थ के अंदर झांक कर देखना होगा, यानी कि इस पदार्थ को बड़ा करके देखना होगा। तो चलिए देखते हैं इस पदार्थ के अंदर अणुओं का स्ट्रक्चर या अणुओं की समिति कैसे होती है। जैसा कि हमें पता है कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। अगर हम उस पदार्थ को जूम करते हैं तो उसके अंदर के जो अणु है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे, जिसमें जो प्रत्येक कण है, यहां पर जो नीली बॉल्स हैं ये छोटे छोटे कण हैं और यहां पर जो ये कण है वो अपने चारों तरफ के अन्य कणों से घिरा हुआ होता है। इन छोटे छोटे कणों को हम अणु कहते हैं। इन अणुओं के बीच कुछ वैद्युत बल कार्य करते हैं जिन्हें हम यहां पर ब्लैक रंग से देख रहे हैं। ये वैद्युत बल हैं जिनको हम अगली क्लास में कक्षा 12 में पढ़ेंगे। अणुओं के बीच लगने वाले इस बल को हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। और ये जो अंतरा आणविक बल हैं उनकी जो प्रकृति होती है उनको समझने के लिए हमें इस पदार्थ के स्प्रिंग मॉडल को समझना होगा। तो चलिए जल्दी से इस स्प्रिंग मॉडल को समझ लेते हैं। अब इस स्प्रिंग मॉडल को समझने के लिए हम स्प्रिंग मॉडल को एक घनाभ की तरह मान लेते हैं। अब इस घनाभ में जो ये नीली बॉल आपको दिखाई दे रही हैं ये पदार्थ के अणु हैं और ये जो स्प्रिंग आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं ये अंतरा आणविक बल हैं जो विद्युत बल होते हैं। अगर हम इस पदार्थ के किसी भी अणु पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो ये जो अणु हैं वो अपने स्थान से थोड़े से विस्थापित हो जाएंगे और जैसे ही ये अणु विस्थापित होते हैं वैसे ही जो स्प्रिंग है उसके अंदर तनाव उत्पन्न हो जाएगा और यही अंतरा आणविक बल है जो इस अणु को वापस इसकी मूल अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। यदि हम बाह्य बल को हटा देंगे
अगर हम विरूपक बल को हटा देंगे तो हम देखेंगे कि ये जो पदार्थ है वो अपनी पूर्व अवस्था में आने की कोशिश करेगा और जो अणु है वो बाह्य बल हटाते ही अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाएंगे। यदि हम किसी भी अणु पर बहुत अधिक विरूपक बल लगा दें या बहुत बड़ी मात्रा में बाह्य बल लगा दें तो ये जो अणु है वो अपनी स्थिति से बहुत ज्यादा विस्थापित हो जाएगा और ये जो अंतरा आणविक बल है या जो स्प्रिंग है इसमें परमानेंट जो विकृति है वो बन जाएगी, वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ सकता है। इसीलिए इस स्थिति को हम कहते हैं प्रत्यास्थता की सीमा, क्योंकि जो अणुओं के बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल है वो ज्यादा खिंचाव के कारण अणु दूर दूर चले जाते हैं और इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बिल्कुल नगण्य रह जाता है और जो पदार्थ है वो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता। आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा, आइए इस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा ऐसी वस्तुएं जिनकी अपनी एक निश्चित आकृति एवं आकार हो तथा उन पर बाह्य बल लगाने पर उसके कणों के बीच की सापेक्ष दूरियों में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसी वस्तुओं को हम रिजिड बॉडीज या दृढ़ वस्तुएं कहते हैं। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है या प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। वस्तु के इस गुण को हम इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती हैं, ऐसी वस्तुओं को परफेक्टली इलास्टिक या पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल को हटा लेने पर भी अपनी पूर्व अवस्था की ओर लौटने का प्रयत्न नहीं करती हैं तथा स्थायी रूप से अपनी विरूपित अवस्था में ही बनी रहती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम पूर्ण अप्रत्यास्थ अथवा पूर्ण सुघट्टीय वस्तुएं कहते हैं। सेकेंड लास्ट, विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके लिए किसी वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, उस वस्तु के पदार्थ की प्रत्यास्थता की सीमा या लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी कहलाती है। और अंत में हमने पढ़ा था ठोसों के प्रत्यास्थ व्यवहार अथवा पदार्थ के आणविक या स्प्रिंग मॉडल के आधार पर प्रत्यास्थता की गुणात्मक व्याख्या। अब अंत में हम अगली कक्षा में क्या पढ़ने वाले हैं इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हुक का नियम, उसके बाद प्रतिबल विकृति वक्र, उसके बाद प्रत्यास्थता गुणांक तथा उसके प्रकार, सेकेंड लास्ट पुआसो अनुपात और अंत में हम पढ़ेंगे पदार्थों के प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग। ये जितने भी टॉपिक हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप किसी भी किताब की सहायता से एक बार इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि अगली क्लास में इन्हें समझने में आसानी रहे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।